क्या कर बोले क्या? अरे नहीं, बोलिए कुछ से- नहीं, कुछ नहीं, सब व्यर्थ है, कुछ नहीं। अंकल व्यर्थ नहीं है, आप कोशिश करोगे तब तो देखो। कोशिश नहीं करेंगे, शाम को बेटा पहुंच जाएंगे 2 ठो डंडा लेके पुलिस वाले। कि पाकिस्तान और चाइना हमसे के लिए क्या कुछ लेना देना है? क्यों हम तो भारत फिर में गुलाम होंगे आप? नहीं, गुलाम नहीं होंगे, और क्या होंगे? हम गुलाम नहीं होंगे। सारी कंपनियां बंद हैं, एक भी कंपनियां जितनी नैनी में वहाँ हैं सब बंद हैं, एक भी नहीं खुली। 10 साल से इनका शासन है, क्या एक भी कंपनी ये खोले? क्या मोदी नहीं कर रहे हैं सम्मान? हर धर्म मोदी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। नहीं, हिंदू मुस्लिम कभी नहीं किए वो। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है, आप दे रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा, हम नहीं दे रहे हैं। जब रावण आएगा तो राम पैदा होगा। अब उसके लिए कहें कि इसका कोई विकल्प नहीं था रावण का, तो राम पैदा हो गया ना। तो ऐसे ही राम पैदा हो जाएंगे, रावण ये भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार, जो भी चीज़ें 5,000 में मैनेज होती, दरोगा 50,000 में करता है। जेब से तो क्लाइंट का पहले भी भ्रष्टाचार था, अभी था। योगी सरकार के अंदर लोगों ने बताया कि भ्रष्टाचार में काफ़ी हद तक कमी देखी गई है, इस पे आपका क्या कहना है? मोदी हटाओ देश बचाओ, यही मुद्दा है। इसके अलावा मेरे पास कोई मुद्दा ही नहीं है। दोनों पक्षों का युद्ध जो है वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने रोकवाया। नमस्कार, मेरा नाम आदर्श चौधरी है और आप देख रहे हैं बिग वाई, नए भारत का नया मीडिया। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं इलाहाबाद। चुनावी यात्रा के सिलसिले में यहाँ आना हुआ। 25 तारीख को यहाँ चुनाव होना है, उसी के सिलसिले में यहाँ की जनता से हम आज राय जानने कि इन चुनाव में उनका मुद्दा क्या है और कौन सी पार्टी को वो वोट देंगे, इसलिए पहुँचे हैं इलाहाबाद के सेशन कोर्ट में, जहाँ हम वकीलों से, यहाँ के जो वकील हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे वो किस मुद्दे पर वोट देने वाले हैं। आपका नाम? करुणापत मिश्र। तो आप इस बार किन मुद्दों पे चुनाव में वोट देने वाले? केवल राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद। केवल राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के कुछ प्रमुख मुद्दे जो जिनसे आप प्रभावित हुए? जब यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा था, उस समय हमारे देश के न जाने कितने भारतीय बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए गए थे। दोनों पक्षों का युद्ध जो है वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने रोकवाया, और रोकवाने के बाद उन बच्चों की सकुशल वापसी उन्होंने करी। ये सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है। अपने राष्ट्र की रक्षा हम किस तरीके से करेंगे, ये उन्होंने किया। एक चीज़, वो युद्ध तो अभी भी जारी है। हाँ ठीक है, वो उनके आपसी मुद्दे हैं, वो क्या है वो जाने, लेकिन जो हमारी काबिलियत। लेकिन आप बोल रहे हो ना कि युद्ध रुकवाया, इसलिए बोल रहा हूँ। दोनों का रुकवा करके, स्टॉप करा करके अपने बच्चों को निकालना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अपने बच्चों को तो ले आए भारत के, लेकिन युद्ध तो अभी भी जारी है, तो युद्ध रुका तो है ही नहीं। उसके लिए भी तो ये प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने भी कहा इस चीज़ को कि युद्ध किसी चीज़ का हल, कई बार नहीं, वैश्विक मंचों से प्रधानमंत्री जी ने कहा। राष्ट्रवाद की दूसरी झलक, 17 भारतीय नौसेना के अधिकारियों को कतन ने फांसी की सजा दी थी या नहीं दी थी। उनको सकुशल वापस ले आना, ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ उन घरों से पूछिए जहाँ की ये अधिकारी बंद थे, उनके ऊपर क्या गुजर रही थी। तो ये सारी चीज़ जो है वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। ये राष्ट्रवाद की दूसरी झलक। तीसरी झलक मैं बता रहा हूँ आपको। जब अभिनंदन वहाँ जाके गिरने के बाद जो है वहाँ से सकुशल वापसी कराना उस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। जनता के जो मुद्दे हैं उनको। आपको ये नहीं लगता कि ये जो आप वापसी बता रहे हो, जो राष्ट्रहित के आपने मुद्दे बताए हैं, ये कोई भी आदमी जो सत्ता में है, जैसे कोई भी प्रधानमंत्री है, तो उसका कर्तव्य होता है, चाहे पहले कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इसमें किसी पार्टी का कोई खास लेना देना है नहीं। देखिए, कांग्रेस की जो बात अगर आप कर रहे हैं, तो कांग्रेस तो जिसके लिए कांग्रेस मशहूर हुआ करती थी, वो कांग्रेस से आज कहीं दूर का वास्ता सरोकार नहीं रह गया। कहिए किस चीज़ के लिए मशहूर? मैं बता रहा हूँ। लोकसभा जो होती है वो जनता के मुद्दे को उठाने के लिए सबसे बड़ा स्थान होता है।
लेकिन जितने भी विपक्ष के लोग थे, इवन कांग्रेस अध्यक्ष या कांग्रेस के जो सबसे बड़े हैं, उनको अगर आप देखिए तो उन्होंने कभी जनता के मुद्दों को नहीं उठाया। एक चीज़, जब से प्रधानमंत्री यहाँ भारतवर्ष की गद्दी पे बैठे तब से केवल एक सूत्री कार्यक्रम रहा उनका, केवल गाली देना, केवल गाली देना, केवल। इससे आप विपक्ष की राजनीति थोड़ी न कर रहे हो। इस तरीके की गाली थोड़ा, हाँ, कौन सी गालियाँ थोड़ा समझाइए। अरे अब वो मैं नहीं कहना चाहता। नहीं, गाली मत बकिए, वैसे समझाइए। नहीं 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 नहीं, आप देखिए, आप अब खुद देख रहे हैं यहाँ के, चूँकि आप एक मल्टीमीडिया से हैं, तमाम लोग जो है सब लोग जानते हैं कि आखिर ये कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये जो है कभी उस लोकसभा के मंच से, कभी जनता की जो आवश्यक होती, जिनको ये चिल्ला रहे हैं। हम फूलपुर लोकसभा से भी बिलोंग करते हैं। फूलपुर हमारा बहरिया घर है। कल योगी जी की सभा, फूलपुर लोकसभा में आता हूँ। कल बहरिया में योगी जी की सभा हुई थी। वहाँ से आने में हमको 2-2.25 घंटे लगते थे। 2-2.25 घंटे लगते थे। अब कभी कभी जब तेलियरगंज में हम आ जाते थे तो ये होता था कि 12-1 बज जाते थे। यहाँ के सारे कार्यक्रम जो है बड़े बाधित हुआ करते थे। 45 मिनट लगता है यहाँ पहुँचने में। ये यहाँ का विकास है, ये रोड का विकास है, रस्तों का विकास है। 12 हज़ार 14 हज़ार रुपया जो है सब गरीबों को दिया। एक लक्ष्मीकांत एडीएम यहाँ हुआ करते थे, तो वो उन्होंने एक किताब लिखा था। क्या नाम था किताब का? नाम तो ना, उसमें बैन लगा दिया गया था, वो किताब बैन हो गई थी। उसमें उन्होंने लिखा था, ग्रामीण की जो दशा थी, थोड़ा सा उसको दिखाने की उन्होंने कोशिश किया था कि जब मैं गाँव में जाता हूँ तो रात में महिलाएं सड़क किनारे जो है वो अपना नित्य क्रिया करने के लिए आती है। जहाँ ही उनके ऊपर लाइट पड़ी वहाँ वो उसी ढंग से खड़ी हो जाती थी। ये आलम था। 14 एक क्रांति ना कि यह जरूरी, यह हमारे लिए जरूरी। वो जो है उन्होंने सबको ये कहा कि नहीं ये जरूर, अब सब लोगों ने उसका आत्मसात किया। ये मुख्य मुद्दे हैं आपके? मुद्दे ये नहीं, ये यथार्थ है। ये जो काम है जो इस सरकार में हुए हैं, जिनसे आप खुश हैं? हाँ, कुल मिला के बात यही है। खुश तो सब हैं, खुश तो सब हैं। 2 बार प्रधानमंत्री बनना ये अहमियत रखता है। क्या लग रहा है, तीसरी बार भी बनेंगे? बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जनता के बीच में थोड़ी लोकप्रियता कम तो हुई है, उसका नुकसान हो सकता है देखने को मिले। देखिए, एक चीज़ बताएं आपको कि कालनेम भी एक राक्षस होता था। वो करता क्या था, जब राम रावण का युद्ध हुआ तो लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। वहाँ से वैद्य को लंका से हनुमान जी ले आने के बाद जो है ये कहा कि ये बूटी जो है वहाँ से मिलेगी, संजीवनी बूटी, और जो दिन निकलने के पहले ही, सूरज निकलने के पहले ही आ जानी चाहिए। उसके पहले रावण ने एक कालनेम के राक्षस को, वो बाकायदा सुल्तानपुर में एक जगह है, वो वहाँ जाकर के एक तालाब है, वहाँ वो अपना सजा बजा करके माला वाला ले करके सब बैठ गया। बैठने के बाद जो है एक मकरी ने हनुमान जी को बताया कि यह कालने में तो मुनि न हो, यह निश्चर घोरा, असत्य वचन कपि मानो मोरा। कहा ये मुनि नहीं है, ये जो है ये घोर राक्षस प्रवृत्ति का है, राक्षसी प्रवृत्ति का है ये। तो उसी ढंग से जो है लोकप्रियता कम करने वाले जो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं उनको हरदम कम ना आएगी। लोकप्रियता लोग कम थोड़ी कर रहे हैं, वो तो उनके कुछ ना कुछ फैसले ऐसे रहे होंगे जो लोगों को पसंद नहीं आए। एक फैसले आप बताएं। नहीं, मैं तो कौन होता हूँ बताने वाला, मैं तो जनता की आवाज़ से बता रहा हूँ। जैसे लोगों का काफ़ी जगह मैंने बात की तो उनका कहना है, जैसे एक तो डिमोनेटाइजेशन हो गया, GST होगी, ऐसे काफ़ी फैसले हैं जिनके ऊपर सरकार से वो खुश नहीं है लोग। नहीं, GST जो है, आखिर आप बताओ कौन सी गड़बड़ है?
मैं नहीं बता सकता। आपको सारे आपने मेरे से सारे पूछा तो मैं वो तो आपको नहीं नहीं बता नहीं, रहा हूँ। ठीक कर रहे हैं आप। सारे लोग जीएसटी का खुल करके स्वागत कर रहे हैं। सब लोग कर रहे हैं। एक काफी बड़ा तबका है जो नाराज भी है इस कारण। तो फिर आप ये बताइए कि उनकी लोकप्रियता क्यों कम हो रही है फिर, अगर ऐसा नहीं है? देखिए, कुछ तो नाराज लोग रहेंगे, कुछ तो रहेंगे, वो हरदम यह परंपरा रही है। लेकिन अब संख्या कितनी है उनकी, यह आकलन करना है हमको आपको, कि वो नाराज होकर के क्या कर लेंगे। जब देश का वोट तो उनका भी पड़ता ही है, तो वो भी उतने ही नागरिक। आप बताओ, जब पैसा नहीं आएगा देश में, नहीं आएगा किसी न किसी ढंग से, अगर कलेक्शन नहीं होगा तो विकास कहाँ से होगा। इतने भ्रष्टाचार, शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे, मुझे याद है, और उनका जब राष्ट्र के नाम संबोधन हो रहा था तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा था कि भ्रष्टाचार जो है वो सबसे बड़ी जड़ है, सबसे बड़ी जो विकास में बाधा है वो भ्रष्टाचार है। आखिर उन्होंने, मोदी सरकार में भ्रष्टाचार कम हो रहा है आपके हिसाब से? आप देखो ना, आप देखो, पैसा गिनने की मशीनें जो है गर्म हो जा रहे हैं। कहाँ से आया पैसा, क्यों आया? और यही अकेले नहीं है, जितने लोग हैं जो हल्ला मचा रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, जानते हैं, उनको सरकार का विरोध करने का तरीका नहीं मालूम है। वो विरोध तो इसलिए कर रहे हैं कि हमारी दुकान बंद हो गई है, किसी न किसी ढंग से हमारी दुकान चले। हम जो ऐसे पहले लूटते थे, जैसे जनता का शोषण करते थे जात के नाम पे और तमाम के नाम पर जो है उनको बांटते थे, उस ढंग से राज करते, तो वही हमारा खेल ख़त्म हो गया। अब तो मैजिक चल रहा है दूसरा, जनता जागरूक दूसरे मुद्दे पर हुई है। तो अब वो चीज़ जो है वो उसको आत्मसात कर लिया है। खराब उनको ये लग रहा है, वो देश कहाँ जा रहा है इनको न कभी जानकारी थी, न आज इनको जानकारी है, न इनको जानकारी रहेगी। ये सिर्फ अपना समय, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जो है ये सारी चीज़ ऐसी बुराई कर रहे हैं। तो कुछ लोग तो करेंगे ही। ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम? शैलेश चौधरी, आप पैसे से एडवोकेट हैं। पैसे से। तो इस बार चुनाव में कौन से मुद्दे पे वोट डालेंगे? मोदी हटाओ देश बचाओ, यही मुद्दा है। इसके अलावा मेरे पास कोई मुद्दा ही नहीं है। क्या कारण? वो प्रधानमंत्री, इन्होंने जितने भी वादे किए हमसे, आप स्किल इंडिया, बेटी बचाओ, कोई भी मुद्दे हों, नमामि गंगे, बुलेट ट्रेन, महंगाई डैन, कोई भी मुद्दे उनके सही नहीं। काला धन, अब वो बता रहे हैं झारखंड में कि जो हम ईडी का पैसा पकड़ा जाएगा गरीबों में बांट देंगे। पहले बताते थे काला धन लाएंगे सिर्फ में जनता में बांट देंगे। मिल गया क्या आप लोग को? 15 लाख मिला किसी को? तो वो मिलेगा क्या? मिलेगा कुछ नहीं, सिर्फ सत्ता चाहिए। आज तक हिंदू मुसलमान नहीं हुआ 9 साल में, 10वें साल क्यों? क्योंकि मुद्दे हैं नहीं आपके पास। आप यही करके धर्म का नाम लेके ही लड़ सकते हैं और उसी पे सत्ता सत्ता बनाना उनको रखना है, जनता को बनाए रखना नहीं। जनता से कोई मतलब नहीं। जी, जनता से कोई मतलब? जनता से मतलब होता तो आप देख लीजिए, कोविड में सबको जरूरी था इंजेक्शन लगाना, क्यों था? और आप शपथ पत्र देते हैं, नहीं सुनिए, वैक्सीन और शपथ पत्र देते हैं किसी, वो तो इच्छा पे निर्भर था। क्या इच्छा पे निर्भर था? आप बस में नहीं चल सकते थे बिना इंजेक्शन लगाए, और सरकार कहती है कि वो तो इच्छा पे निर्भर था। गलत कह रही है ना, गलत शपथ पत्र दे रही है ना, और कोर्ट या हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं सही। क्यों? आप किसी से भी झूठ बोलेंगे तो ये गलत है। सत्ता का मतलब ये नहीं है ना, सत्ता पाने के लिए पूरी जनता को मूर्ख बना दें। एक दिन जनता आपको सही सही बता देगी क्या है। ये मुद्दे हैं आपके? मुद्दे नहीं तो आपका क्या नाम है? राजीव कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट। आप किन मुद्दों पे वोट देने वाले हैं? देखिए, इन मुद्दों पर वोट देने वाले बेरोजगारी, महंगाई, ये सब है। ये सरकार सिर्फ पूंजीपति की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। सारे कर्ज इन्होंने पूंजीपतियों के माफ़ किए, आम जनता पिस रही है। वही पैसा जो कर्ज माफ़ के आम जनता में आप खर्च कर दिए होते तो आज आम जनता सुखी रहती। इस मुद्दे पे हम वोट देंगे। आपका क्या नाम है? एडवोकेट सत्येंद्र सल कहते हैं। आप किन मुद्दों पे वोट देंगे? भाई इसी मुद्दे पे देखें कि जो है इन्होंने महंगाई बढ़ाई, पूरा शिक्षा पे जो है टैक्स लगा दिया,
हाँ 18% GST लगा दी। शिक्षा पे बताइए, शिक्षा बच्चे पढ़ने जाएंगे किस आधार पर पढ़ने जाएंगे? जो बच्चों का अधिकार होना चाहिए वो अधिकार को छीनने के लिए आपने टैक्स लगा दिया, GST लगा दिए। GST कभी जो है पढ़ाई पे लगनी चाहिए। तो ये सब मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। खाने ये तो नेशनल की बात हो गई। आप जिस क्षेत्र में अभी हो, इलाहाबाद का जो क्षेत्र है, यहाँ कौन कौन सी समस्याएं आपको नज़र आती हैं? यहाँ ये शहर तो सिर्फ समस्याओं से ही घिरा है। चारों तरफ नदियाँ हैं। 10 साल से वादा हो रहा है किनारे बांध बन जाएंगे, जो किनारे के तटीय इलाके ना डूबे। पानी, सड़क, आप किसी भी गली में चले जाइए। लेकिन ये बेसिक क्या है, सेंट्रल और केंद्र की कोई समस्या नहीं है। इस पर आप वोट देंगे भी तो हम आगे विधानसभा चुनाव, क्योंकि ये सड़क वो बनवाएंगे भी नहीं, ना CPWD में आता है। इसलिए इन छोटी समस्याओं को ज़्यादा कहा। इस समय तो मेन समस्या है देश की, क्योंकि चुनाव लोकसभा का आम सकता है, जहाँ पर संविधान चेंज हो सकता है, जहाँ पर संविधान बन सकता है। इसलिए यहाँ की समस्याओं पे चेंज तो हो ही नहीं सकता संविधान तो देखिए, चेंज क्यों नहीं हो सकता? अमेंडमेंट हो सकता है ना, संशोधन हो सकता है ना। उसके लिए संख्या चाहिए ना। चेंज का मतलब यही है, एक लोकल भाषा में चेंज है। चेंज का मतलब नहीं कि पूरा कानून, संविधान, मौलिक अधिकार बदल दिए जाएंगे। ये तो सभी जानते हैं कि नहीं बदल सकते। लेकिन आप चेंज करेंगे अपने फ़ायदे के लिए, जो भी अमेंडमेंट करेंगे अपने फ़ायदे, संख्या होगी तभी कर पाएंगे, संख्या नहीं होगी नहीं कर पाएंगे। इसका कहना का मतलब यही है सिर्फ संविधान चेंज का। ये नहीं है कि संविधान आप चेंज पूरा कर देंगे, ये तो है ही नहीं ना। आपको इस क्षेत्र में कौन सी समस्या है? सबसे बड़ी लोकल समस्या बेरोजगारी है। जो भी इलाहाबाद में इंडस्ट्री थी वो इंडस्ट्री ख़त्म कर दी। ITI, BPCL सब कुछ के नाम, उसका कोई डेवलपमेंट का काम किया। यहाँ के बच्चे जो हैदराबाद, बेंगलोर में जाके शिफ्ट हो रहे, कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं, ना कुछ है। इस आधार पर मैं वोट जो हूँ दूंगा। आप किन मुद्दों पे इस बार वोट देने वाले हैं? मुद्दों पे तो वही बेरोजगारी और क्या कहते हैं, इतनी ज़्यादा चरम पे है, सब जान ही रहे हैं। केवल लुभावने वादों के अलावा कुछ किया नहीं गया। तो सबसे पहले तो बेरोजगारी दूर, महंगाई से त्रस्त है जनता, तो एकदम महंगाई से ही त्रस्त है। आमदनी उतनी की उतनी ही है, महंगाई चरम पे बढ़ती चली जा रही है। चीज़ें जो जितनी थी वो चीज़ें सीमित है, उसके खर्च इतना ज़्यादा है, असीमित हो गया है। कहाँ से करेगा आदमी? केवल लुभावने वादों से तो चलनी नहीं है सरकार। चीज़ें हैं, ये बेरोजगारी, महंगाई, ये चीज़ें तो आम मुद्दे हैं। आपने कांग्रेस का भी कार्यकाल देखा, अब बीजेपी का भी 10 साल का कार्यकाल देखा, तो दोनों में कितना फ़र्क देखते हैं? और जो दोनों का कार्य करने का तंत्र है उसमें कहाँ तक आपको फ़र्क नज़र आता है? फ़र्क तो ज़मीन आसमान का है। चीज़ें जो चीज़ें ये ला रहे हैं, ये चीज़ें बहुत पहले थी। सारी योजनाएं कांग्रेस की थी। नाम ये अपना दे रहे हैं कि हमने, कौन सी योजनाएं? काफ़ी योजनाएं जो भी चल रही हैं। अभी 5 किलो राशन वाली थी, ये कांग्रेस की योजना थी। पुरानी आधार कार्ड थी, GST, सब चीज़ें क्या कहते हैं, कांग्रेस की ही योजना थी। सारी योजनाएं कांग्रेस की थी। नाम सिर्फ ये अपना दे रहे हैं और झोले पे अपनी फ़ोटो लगा दे रहे हैं। चीज़ें ये है। तो अब पब्लिक इतना जागरूक है, पब्लिक समझ रही है पब्लिक की करना क्या है। तो इस बार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है, परिवर्तन आ पाएगा या फिर वही सरकार रहेगी? परिवर्तन तो होना चाहिए, देखिए क्या होता है। परिवर्तन होना चाहिए, तो वो तो आपने अपनी इच्छा बता दी। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या लगता है, आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा आपके हिसाब से? आना तो चाहिए। आना चाहिए, अभी भी इच्छा ही बता रहे हो। अच्छा चलो, एक सवाल और कि ये योगी सरकार के अंदर लोगों ने बताया कि भ्रष्टाचार में काफ़ी हद तक कमी देखी गई है, इस पे आपका क्या कहना है? भ्रष्टाचार की आप बात करें तो मुझको लगता है चरम पे है भ्रष्टाचार। जिस थाने का 5,000 रेट था, 50,000 रुपये रेट। थाने की रेट बताते हैं। जिस भी डिपार्टमेंट में हम लोग जाते हैं, जैसे ज़्यादा व्यवस्था हम लोग की कानून व्यवस्था से है तो पुलिस जाते हैं, LDA जाते हैं। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार, जो भी चीज़ें 5,000 में मैनेज होती, दरोगा 50,000 में करता है। जेब से तो क्लाइंट का पहले भी भ्रष्टाचार था, अभी था। 5,000 और 10,000 दोनों है रिश्वती? 5-10 नहीं, बता रहा हूँ, 5,000 ही भ्रष्टाचार है, 50,000, लेकिन वो 10 गुना हो गया। अब इसको कम कहेंगे या ज़्यादा, ये आप अपनी भाषा में समझ लें कि ये कम हुआ कि ज़्यादा। भ्रष्टाचार दोनों बिल्कुल सारी चीज़ यही है, जहाँ 5 वहाँ 10, जस्ट डबल से भी ज़्यादा। भ्रष्टाचार हो पहले भी रहा था, लेकिन अब काफ़ी बढ़ गया है उसका स्तर, बहुत ज़्यादा चरम पे है भ्रष्टाचार। चरम पे। फिर लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कमी आई है चाहे भ्रष्टाचार? लिए, चाहे अपराध की श्रेणी लीजिए, किसी भी श्रेणी लीजिए,
वो तो समझ गया मैं, लेकिन फिर लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में कमी आई है? कौन लोग हैं कि जो कह रहे हैं? आप ही के पैसे के लोग हैं। मैं काफी वकीलों से बात करके आया हूं। नहीं, आप बात सही कह रहे हैं, लोग कहते जरूर हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या ना, हर आदमी एक संस्था से जुड़ा हुआ है। आपको ये नहीं कहेगा कि मैं ये कर रहा हूँ, इंडिविजुअल किसी आदमी का स्टेटमेंट, और इंडिविजुअल जो सामान्य आदमी है वो भ्रष्टाचार में बहुत फंसा भी नहीं है, क्योंकि यदि गाड़ी भी छुड़ाना है तो वो चालान करवा देगा, 500 नहीं देगा। लेकिन जो भ्रष्टाचार जानता है, जो 500 रुपये का गाड़ी छुड़ाना है वो 12,000 हो गया। आप बताइए, 12,000 रुपये चालान जमा करके आदमी हेलमेट का चालान जमा करेगा कोर्ट में? लाइसेंस उससे एक तरीके से रोक भी तो लगती बनवाता था डीएल, पहले घूस लगती थी 1,000 रुपये, आज भी घूस लगती है लेकिन 10,000 रुपये, बनता वही तरीका से। अब प्रोसेस वही है, वही प्रोसेस वही है, लेकिन आपने फिर चेंज क्या किया? सब ऑनलाइन किया, लेकिन सिस्टम पैसे लेने के बढ़ा दिए। रजिस्ट्री ऑफिस में उतना ही पैसा लगता है रजिस्ट्री का घूस जितना पहले लगता था। ऑनलाइन एक बार और कराओ, यहाँ से टाइम लो, ख़त्म हो जाए दोबारा कराओ, तो वो ऑनलाइन वाले को 1,000 दे दो। हुआ क्या फ़ायदा, ये बता रहे हैं? उस ऑनलाइन से हमारा या किसी भी जनता का फ़ायदा क्या हुआ कि ऑनलाइन रजिस्ट्री होगी, कि वहाँ पे ऑफिस वाले ऑनलाइन रजिस्ट्री कर देंगे तो कैश पैसा नहीं लेंगे घूस में? ये तो बता दे कोई। भैया वो करना उन्हीं को है, करेंगे वही। तो भ्रष्टाचार रोक नहीं सकता, तरीके बदले, पहले से बढ़ गया, ये गलत हुआ, ये रोकना चाहिए। ये धर्म के नाम पे काम करके लोग उकसा रहे हैं कि मतलब ये आप हिंदू, आप मुसलमान, इस तरीके से करके ये लोगों को नहीं, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम एडवोकेट धीरेन्द्र कुमार है। ये लोग सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। और मीडियाबाजी करके लोग दिल में अपनी जगह बना रहे हैं कि मैंने ये किया, लेकिन सच्चाई ये है कि ये हर जगह से फ्लॉप हैं। इनकी कोई भी एक भी आप जो इन्होंने योजनाएं निकाली, कोई योजनाएं बताइए हमें कि जिन पे ये सक्सेस हुए हों। चाहे वो आप 100 स्मार्ट सिटी का हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो, ठीक है, चाहे वो स्वास्थ्य पे हो, चाहे शिक्षा पे हो, किसी चीज़ में ये आज तक ये सक्सेस नहीं हुए हैं। सिर्फ इनको एक चीज़ आता है, मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, बहुत हुआ पाकिस्तान, और आप और हार गए तो नेहरू जिम्मेदार। इसके अलावा कुछ नहीं इनके पास, ठीक है। आम पब्लिक एकदम त्रस्त हो गई है, एकदम त्रस्त। आप 5 किलो राशन किसी को मत दीजिए, आप रोजगार दे दीजिए, ठीक है, वो खुद सक्षम हो जाए, वो खुद सक्षम हो जाएगा। आपको जरूरत ही नहीं होगी राशन। और सोचिए, सबसे बड़ी चीज़, भारत के इतने साल आज़ाद होने के बावजूद आपकी ये परिस्थितियाँ, आप फ्री में राशन दे रहे हैं। मतलब इस समय जनता कहाँ जा रही है आप भी देख रहे हैं, ठीक है, कि आप 5 किलो राशन के लिए एक आदमी खड़ा हुआ, गरीबी आदमी खड़ा होगा जाके, कितनों को आप राशन दे रहे हैं ये भी देख रहे हैं। आप उज्ज्वला योजना चलाएं, क्या वो सक्सेस है? उज्ज्वला योजना आपने चलाया, वो सक्सेस नहीं है। आपने जितने उज्ज्वल बांटे, क्या वो भरे जा रहे हैं? नहीं भरे जा रहे हैं। सिर्फ आपने किया क्या है, आपने धर्म के नाम पर लोग उकसाया है, और जितना आपको हो सकता था उससे दुगना गति से आपने बेरोजगारी बढ़ा दी, उससे ही ज़्यादा आपने जो है भ्रष्ट कर दिया हर विभाग को। आप एक विभाग बताइए जहाँ पर अभी, अच्छा आपने बोला कि क्या नाम है, भ्रष्टाचार खत्म होगा, एक विभाग बताइए जहाँ पर बोला नहीं, मैंने पूछा नहीं, मतलब पूछने का तरीका ये था कि भ्रष्टाचार खत्म हुआ क्या। तो क्या सच्चाई बताइए, किसी एक विभाग में आप चले जाइए, क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया? कहीं नहीं। हाँ, एक चीज़ हुआ है, प्रोग्रेस बहुत अच्छा हुआ इनमें। जो 5,000 है वो 25,000 है, जो 2,000 लेते थे उसमें 15,000 ले रहे हैं, बस प्रोग्रेस हुआ है। इसमें कौन खा रहा है? योगी जी खा रहे हैं, मोदी जी खा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं। विकास ये हुआ है, ये विकास है, समझ लीजिए। देने की कैपेसिटी बढ़ी, जो 2,000 दे रहा था वो 15,000 घूस दे रहा है, तो इससे ज़्यादा विकास क्या मान सकते हैं? देश बड़ा हो गया भैया, खाने को रोटी ना हो लेकिन विकास बड़ा हो गया है। भाई उनकी मजबूरी है काम कराना, तो चाहे घर बेचे, 2 का 15 देंगे, तो ये विकास तो है। 15,000 रुपये पा रहा, वो भी तो कहीं बेचारा जो 2,000 खर्च करता, कार चलेगा, स्कूटर चलता, किस्त भरता, तो उसका तो विकास हुआ ही ना, कहीं ना कहीं तो विकास हुआ ही। महंगाई भी बढ़ी एक तरीके से, महंगाई जस्ट डबल हो गया, महंगाई जस्ट डबल हो गया। आप सोचिए कि कभी का आपको 450 में सिलेंडर महंगा लगता था, आज आपको धर्म के नाम पे 1150 सिलेंडर सस्ता लग रहा है। कभी आप 70 रुपये में पेट्रोल महंगा लगता था, आप रोड पे बैठते थे, आज आप 100 रुपये में पेट्रोल ले रहे, सस्ता लग रहा है। 10 साल बात कर रहे हैं तो बढ़ सकता है, लेकिन आपने वादा किया था कि हम इससे नीचे लाएंगे, तो हमारी अपेक्षा आपसे बढ़ गई ना। आप हमसे कहेंगे कि हम इतना करेंगे और आप नहीं करेंगे तो हम बोलेंगे। ये कहने का नहीं मतलब है कि 10 साल में तो बढ़ता ही बढ़ता, कांग्रेस होती तब भी बढ़ता, लेकिन इस बढ़ने का मतलब वो वादा नहीं की ना। आपने उसके अगेंस्ट में वादा की, जैसे अब 10 किलो अनाज कांग्रेस दे रही, बहुत अच्छा नहीं कर रही। 5 किलो में ही आप किसी को दे रहे थे, हरामखोर बना रहे थे, अब और बड़ा हरामखोर बना रहे हैं।
इसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन क्या है कि जब आपने शुरू कर दी तो अब शुरू ही रहेगी, वो बढ़ेगी समय के साथ। जब आप उस पर वोट दे रहे हैं तो दूसरे को भी लगेगा हम बढ़ा दें और वोट मिलेगा। तो आपने तो बो दिया, अब वो पेड़ बनता जा रहा है, तो फिर कहेंगे कि ये आपने वो तो 70 साल वाला था, ये 65 और 70 का नहीं, आप जो कहेंगे आप पूरा नहीं करेंगे, इसलिए हम सरकार हटाएंगे। हम इसलिए नहीं हटाएंगे कि 50 साल पहले क्या हुआ, 50 साल पे तो हमने दे दिया आपको, 70 साल गलत किया था तो 10 साल मैंने आपको दिया। ये नहीं कह सकते आपकी 70 साल, अब तो आपने जो गलत किया तो आपको हटाएंगे। इसलिए नहीं हटा रहे कि कोई बेहतर विकल्प है, बस इसलिए हटा रहे हैं कि जो कार्य किए उनसे खुश नहीं है, जो वादे किए उनसे खुश। विकल्प की बात करेंगे तो विकल्प किसी का नहीं था। कांग्रेस का विकल्प कभी नहीं बना, बन गया ना। हाँ, अटल बिहारी का विकल्प नहीं बना, मोदी बन गए ना। तो विकल्प तो आ जाता है जब भी समय आता है। देखिए आविष्कार ही जन्नी है, आवश्यकता जब पड़ेगी आविष्कार हो जाएगा। आवश्यकता ही आविष्कार की जरूरत। तो जब भी आवश्यकता पड़ेगी कोई ना कोई पैदा हो जाएगा। जब रावण आएगा तो राम पैदा होगा। अब उसके लिए कहें कि इसका कोई विकल्प नहीं था रावण का, तो राम पैदा हो गया ना। तो ऐसे ही राम पैदा हो जाएंगे, रावण ये भी खत्म हो जाएगा। समस्या का हल यही है। अब विकल्प। ठीक है, धन्यवाद। आपका शुभ नाम? BD त्रिपाठी एडवोकेट। आप भी एडवोकेट है, तो इस बार किन मुद्दों पे वोट डालने वाले हैं? देखिए मोदी साहब ने चाइना पाकिस्तान दोनों को अच्छा सबक सिखाया। जब भी वो आंख उठाए उनके लिए वो काल बंद करके आ गए। तीसरा जो यहाँ गैंगस्टर थे और गुंडा बदमाश थे, उनका योगी जी ने चाहे जैसे भी हो कानून के दायरे में रह करके उन्हें नाबूद किया। तो उनका कार्यकाल 10 साल का बहुत अच्छा रहा, मैं अप्रिसिएट करता हूँ। इन्हीं चीज़ों पे इस बार वोट देंगे आप? हाँ। आपका क्या नाम? रविकांत मिश्रा। आप भी एडवोकेट हैं? हाँ। आप किन मुद्दों पे वोट देंगे? 2 मिनट बस। महंगाई रोजगार पर के मुद्दे पर वोट देंगे। महंगाई ज़बरदस्त बढ़ी है, रोजगार कहीं कुछ भी नहीं है, कोई भी अधिकारी काम नहीं करना चाहता है, एक पैसे की जनता त्रस्त है, कोई भी काम नहीं करता है। DM से स्तर से लेकर के तहसील के जितने भी कर्मचारी, हमको धर्म के नाम पर वोट नहीं देना है, न हिंदू मुस्लिम के नाम पर देना। अपने मेन मुद्दा हमारा है रोजगार, महंगाई, ये सबसे प्रबल मुद्दा है। इस मुद्दों पर हम वोट देंगे। जो इन्होंने 2 पॉइंट बताए उन पे आपकी क्या? नहीं, उस पर हम वोट नहीं देंगे, न POK न पाकिस्तान, हमसे इससे कोई लेना देना नहीं। तो ये बताइए कि पाकिस्तान और चाइना के लिए कुछ देना है? क्यों तो भारत फिर गुलाम होंगे आप? नहीं, गुलाम नहीं होंगे। और क्या होंगे? हम गुलाम नहीं होंगे। हमको इस धर्म के नाम पर वोट नहीं देना है। हमको पाकिस्तान हिंदुस्तान से मतलब नहीं है। हमारा मेन मुद्दा है कि नौकरी, रोजगार, महंगाई, मेन मुद्दा, इसी पर हम वोट करें। आप पढ़ेंगे लिखेंगे, आपके बच्चे अगर सारी कंपनियां बंद हैं, एक भी कंपनियां जितनी नैनी में वहाँ हैं सब बंद हैं, एक भी नहीं खुली। 10 साल से इनका शासन है, क्या एक भी कंपनी ये खोले? वो कंपनी खोल देते तो हमारे 10 भाई को रोजगार मिलता। हमको हिंदू मुस्लिम से क्या लेना देना है? भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म, सभी धर्मों के लोग, सभी धर्मों को जो है यहाँ अब सम्मान किया जाता है। क्या मोदी नहीं कर रहे हैं सम्मान? हर धर्म मोदी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। नहीं, हिंदू मुस्लिम कभी नहीं किए वो। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है आप दे रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा है हम नहीं दे रहे हैं। आपका क्या नाम है? देखिए ये जनता जो है, आपका नाम? शशिकांत त्रिपाठी एडवोकेट। देखिए ये जनता जो है इस समय परेशान है। कांग्रेस वालों का कहना है कि महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है। मोदी का विकास, मोदी जी कहते हैं हमने विकास किया है। मोदी देश के प्रधानमंत्री अच्छे प्रधानमंत्रियों में से हैं। उन्होंने विदेशों में अपनी छवि कायम किया, हमारे इस देश का नाम उजागर किया। अब हिंदू मुस्लिम ने, हमारा संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्ष संविधान है, और कहीं कहीं पर, हर जगहों पर तो कर नहीं पाते, कहीं कहीं पर अनदेखी होती है। जैसे हमारे प्रयागराज की अनदेखी हो रही है। हमारे इस तरीके की अनदेखी हो रही है? वही बता रहा हूँ। हमारे प्रयागराज में कोई भी नेता
जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के दावेदार होता है वो हमारे प्रयागराज इलाहाबाद सीट से लड़ने को तैयार नहीं होता है। यहाँ क्षेत्रीय लोगों को छोड़ दिया जाता है। जब क्षेत्रीय लोगों को छोड़ दिया जाता है तो हम लोग विवश हो जाते हैं। जब हम ये जानते हैं कि क्षेत्रीय का जो हमारे नेता हैं वही जब काम के लिए हमारे काम में आएंगे तो तब हम भाजपा और सपा और कांग्रेस नहीं देखते हैं। तब पार्टी को हम दरकिनार करके और तब हम ये देखते हैं कि हमारा क्षेत्रीय नेता कौन विकासशील है। हमारे यहाँ माननीय कुंवर रेवती उमर जी जमुना पार के गांधी के रूप में माने जाते हैं। उन्होंने हमारे कृष्णा और मेजा, बारा, कोरांव इन क्षेत्रों में काफ़ी वर्क किया है। इसके पहले हमारी रीता जी थी, वो भाजपा की नेता थी, बहुगुणा की पुत्री थी, वो बहुत ही अच्छी वर्कर थी, पर भाजपा वालों ने उनको न टिकट दे करके बहुत बड़ी भूल किया। यहाँ ले आकर के अननोन पर्सन रख दिया नीरज को। नीरज त्रिपाठी कभी न किसी क्षेत्र के व्यक्ति को जाने, न किसी क्षेत्र के व्यक्ति को जाने, न गांव जाने, न किसी से उनका संपर्क है, न वो आना है न जाना। आप ही के कुछ साथी वकीलों ने बताया कि इस बार माहौल त्रिपाठी जी का ही है, उस पर आपका क्या? देखिए ऐसा है, माहौल त्रिपाठी जी का नहीं है, भाजपा का है, मोदी का है। उनके नाम पर जो उनके वोट बैंक हैं, हम अगर तटस्थ हैं कि हम मोदी जी के हैं, हम मोदी जी को वोट देंगे, चाहे गलत हो चाहे सही हो। तो काफ़ी लोगों में नाराज़गी भी देखी जा रही है नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार के लिए, तो आपको क्या लग रहा है कि परिवर्तन आ पाएगा, या फिर जैसे पिछले 2 बार से सत्ता में है बीजेपी वैसे इस बार भी रहेगी? देखिए ऐसा है, ये परिवर्तन तो आएगा, सीटें कम आएंगी, परंतु प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे, जीत इन्हीं की होगी। कुछ सीटों पर इनकी कमी आएगी, सीटों पे कमी आएगी। आपका क्या? हमारे हिसाब से तो परिवर्तन जरूरी है। आएगा या नहीं आएगा? आना चाहिए, आना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। पर ये कह नहीं सकते कि आएगा या नहीं आएगा। हाँ, ये नहीं कह सकते, लेकिन विपक्ष मजबूत होगा इस बार। प्रधानमंत्री मोदी जो है बन सकते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन विपक्ष मजबूत होगा। जब 2014 में बीजेपी आई उस समय विपक्ष की जो हालत थी उसमें और आज के विपक्ष की जो हालात है उनमें आप कहाँ फर्क मजबूत देखते है? आज विपक्ष मजबूत है, पहले से मजबूत? पहले से 2024 और 2019 के तुलना में आज विपक्ष मजबूत है। क्या कारण मानते? यही महंगाई, रोजगार मेन मुद्दा है। बच्चे पढ़े लिख कर घूम रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है। ठेला लगा रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है, सारी कंपनियां बंद हैं। अब लोग नाराज हो जाएं तो उससे क्या भाई? मेन मुद्दा तो वही है, महंगाई, रोजगार। महंगाई इतनी चरम सीमा पर हो गई है। हमारे क्षेत्र में तो देखिए, हमारे क्षेत्र में माननीय कुंवर रेवती उमर जी ने बहुत ही नौकरियां दिया है, बड़ा काम किया है, इसलिए क्षेत्रीय नेता होने के नाते लोगों का रुझान पर है और वो इस समय नंबर 1 पर चल रहे हैं। अब अगर मोदी का कोई जादू चल जाएगा तो नहीं कहा जा सकता है, नहीं तो रेवती उमर जी इस समय सबल कैंडिडेट, उनके लड़के उज्जवल उमर जी सबल कैंडिडेट। का शुभ नाम? हीरालाल मिश्रा। आप पेशे से एडवोकेट हैं? एडवोकेट ही ना पेशे से? आपका क्या नाम? अरे बता रहे हैं, ठीक है बताएं। बहुत नहीं, असल में सबसे बड़ी दिक्कत ये है, इतनी दुर्व्यवस्था है। हाँ। इस पे भी आ रहा होगा। हाँ, आ रहा है। क्या कर बोले? अरे नहीं, कुछ नहीं, सब व्यर्थ है, कुछ नहीं। अंकल व्यर्थ नहीं है, आप कोशिश करोगे तब तो देखो। नहीं करेंगे, शाम को बेटा पहुंच जाएंगे 2 डंडा लेके पुलिस वाले आपके पास। हाँ, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे आप अपनी बात कहोगे उसके लिए पुलिस वाले पहुंच जाएंगे। ईडी लगा देंगे, ऐसा ही होता है। पुलिस वाले पहुंच जाएंगे, FIR लिखा देंगे, हम लोग यहाँ बैठने नहीं पाएंगे। क्या समझ रहे हैं आप? ऐसे नहीं होता, ऐसे ही होता है, ऐसे ही हो रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ तो यहाँ के और लोगों से बातचीत की, वो तो काफी हद तक यही बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार पे लगाम लगी है योगी सरकार में। भ्रष्टाचार खत्म हो गया तो ये तो ये कहेगा उसके यहाँ नहीं पहुँचेंगे, उसके यहाँ नहीं पहुँचेंगे ना। भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है, उसके यहाँ कोई नहीं पहुँचेगा। मतलब आप ये कह रहे हो कि डर के कारण लोग ऐसा कह रहे हैं? डर के कारण ऐसा कर रहा है। क्या डर है? जैसे भाई डर के कारण लोग नहीं बताते। हम तो कह रहे हैं, जहाँ पहले 20 रुपये 25 रुपये हम लोग रिपोर्ट लगवाते थे लेखपाल से, आज वही लेखपाल 500 रुपये मांगता है। और उसकी शिकायत हम लोग कभी कभी ऐसा आता था समय
कि हम लोग को शिकायत एसडीएम के यहाँ या डीएम के यहाँ कर देते थे तो उस पर कार्रवाई हो जाती थी, मगर अब कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई ही नहीं हो पाती। किसी भी अधिकारी के खिलाफ, अधिकारी तो इतने स्वच्छंद हो गए हैं, इतने मनमाना हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं। क्या दिक्कत आती है? अरे वो खुलेआम लूट रहे हैं, दिक्कत क्या आती है? कोई काम करना नहीं है। नहीं, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, उसमें क्या कार्रवाई नहीं दिक्कत होती आती है? क्योंकि वो लेखपाल से लेके कानूनगो से लेके पैसा लेते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों करेंगे? शुरू से लेके ऊपर तक सभी तबके के लोग पैसा- नीचे से लेके ऊपर तक इस तरह की वो है। कोर्ट में बैठते नहीं। इलाहाबाद का डीएम तो आज 6 महीने क्या साल भर हो गया कोर्ट में नहीं बैठा, कोर्ट में आए ही नहीं। कोर्ट में बैठा ही नहीं। हम लोगों की सुनवाई कैसे हो, मुकदमे सुनवाई कैसे होती है, निस्तारित जो हो? मुकदमे होते हैं वो नहीं, ऐसे पड़े हैं। ऐसे पड़े रहते हैं। हाँ, एक आध दिन बुलवा के खारिज कर देगा मुकदमा, फिर रेस्टोरेशन डालिए उसमें, फिर एप्लीकेशन डालिए, फिर से सुनवाई हो। ये इस तरह का मार्केट है। अब भाजपा तो जब से आई है, भगवान मालिक के पहले के डीएम तो बैठा भी करते थे, चाहे डर के मारे चाहे जो भी, मगर जब से भाजपा आई है इतने हिंजड़े डीएम आए कि बैठने का या शासन करने का कोई तरीका नहीं, तजुर्बा नहीं। यहाँ अभी चले जाइए कलेक्ट्रेट में लेके, यहाँ इतने दसियों हजार वकील हैं, पेशाब करने का कोई जगह नहीं है। और जो पेशाब घर है, एक आध दो जगह बने भी हैं, वहाँ पाँव नहीं रख सकते, उसकी कोई सफाई नहीं है। वो उस कोर्ट में है, उस पर ताला लग रहा है। कोर्ट में एक बना तो है शौचालय पर ताला लग रहा है उसके। नहीं, सब ऐसे ही हैं और इतने गंदे हैं कि आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, न लैट्रिन न पेशाब। अगर आपकी पैंट पे होने वाली हो भले आप घुस के कर लें, बाकी आप कर नहीं, मजबूरी में घुसेगा आदमी। यहाँ सामने है बना हुआ पेशाब घर, उसमें आप पैर नहीं रख सकते। क्या मतलब है? मोदी का सफाई अभियान चल रहा है, कहाँ चल रहा है? बस वही झाड़ू लगाए, पत्ता बीने, बस फोटो तक ही चल रहा है, बस फोटो वीडियो बना लिया। वैसे असल में काम नहीं हो रहा। काम कुछ नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ कोर्ट में चले जाइए, ऊपर से नीचे तक साले शौचालय बने हुए हैं, पेशाब घर बने हुए हैं, सब गंदे। कैसे चलेगा? भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा? भ्रष्टाचार तो होना ये चाहिए था कि जो हम लोग 25 रुपए देते थे लेखपाल को, पैसा ना लगता। अब जब रेट बढ़ गया है, रेट बिना काम नहीं होना है तो क्या मतलब है? वैसे कानूनी तौर पे लेखपाल रुपए लेता है या नहीं लेता? लेता है। नहीं, वो तो वैसे लेता है, लेकिन कानूनी रूप से उसका कुछ देय होता है? नहीं होता, कोई नहीं दे, फ्री में होता है। फ्री हो गया जब से खतौनी कंप्यूटराइज हो गई, तब से फ्री हो गया। पर अभी भी 500 रुपए तक ले रहे हैं वो, एक तरीके से घूस। 10,000 हजार ले रहे हैं, 500 की तो बात छोड़ दीजिए, जिसको जैसा तौला तौल लेते हैं। वरासन पैसा ले रहे हैं, वरासन पैसा ले रहे हैं, खुल्क नहीं लेते हैं, चुपके से लेते हैं पैसा, और राजा हरिचंद बने हुए हैं ऊपर से नीचे तक पोजीशन है। सबसे बड़ी दिक्कत तो रिकॉर्ड रूम की है। रिकॉर्ड रूम में क्या दिक्कत? रिकॉर्ड रूम में सारे पुराने कागज हैं जिल्द के, जो अधिकार अभिलेख है, जिससे राइट साबित होता है कि ये इनका है, ये इनका है, ये खेत इनका है, वो रिकॉर्ड आज 20-50 साल पुराने बने हुए हैं, नया बना नहीं। वो इतने ध्वस्त हो गए हैं अपने आप, इतने जर्जर हो गए हैं, जरा सा पकड़िए वो फट जाता है। तो जब रिकॉर्ड रहेगा ही नहीं, रिकॉर्ड रहेगा ही नहीं, तो हम लोग लड़ाई कैसे लड़ेंगे? हम लोग नकल उसकी कैसे पाएंगे? हम उस पे तो अब ये है ना कि जैसे ये सारे कागज वगैरह कंप्यूटराइज्ड हो रहे हैं धीरे धीरे। कंप्यूटराइज होगा, जब सड़ जाएगा तो आप उसको क्या कंप्यूटराइज करोगे? जब रहेगा ही नहीं कागज तो आप कंप्यूटराइज क्या करोगे? कंप्यूटराइज तो आप 10-15 साल पहले हो जाना चाहिए था। वही तो, क्यों ऐसे कागजों में देखते हैं तो यही दिखता है कि कंप्यूटराइज्ड हो रही हैं चीज़ें, काम चल रहा है। होना चाहिए, मगर जब ध्वस्त हो गया है, फट गया है, तो आप उसमें क्या कंप्यूटराइज करोगे? आधा तो फट के निकल गया, आधे का नाम निकल गया, आधे का आराजी नंबर निकल गया, आधे का रकबा निकल गया, आप उसको क्या कंप्यूटराइज करोगे? कंप्यूटराइज तो 10-15 साल 20 साल पहले होना चाहिए था, तब बिल्कुल। वो अभी तक नहीं हुआ। इसके अलावा और कौन सी कोर्ट में या इस इलाके में समस्याएं आपको दिखती हैं? समस्या सफाई की है। ये तो आपने बता दी सफाई की, रिकॉर्ड रूम की, इनके अलावा कोर्ट टाइम से नहीं बैठती है, ट्रेड की कोर्ट टाइम से नहीं बैठती है, कोई नहीं बैठता है, नहीं डीएम बैठते हैं, डीएम बैठते हैं, कोई बैठता नहीं है। ये भी अभी बता दिया आपने। कलेक्ट्रेट के यानी इनके प्रशासन के जितने भी लोग हैं वो ना टाइमली बैठेंगे, ना टाइमली कोई एप्लीकेशन का निस्तारण करेंगे, ना किसी शिकायत का निस्तारण करेंगे। प्रशासन तो इनका जब से भाजपा आई ध्वस्त हो गया, प्रशासन के नाम पे तो कोई चीज़ नहीं है।
आपको क्या लगता है कोर्ट रूम में और कौन सी समस्याएं दिखती हैं इन सब मुद्दों के अलावा जो इन्होंने बताए, जो इन्होंने मुद्दे बताए, समस्याएं बताई, उनके अलावा आपको कोर्ट रूम में, कोर्ट में, इस परिसर में और कौन सी समस्याएं दिखती हैं? जनता का कोई काम ही नहीं हो रहा है। सबसे प्रमुख समस्या हम लोग इसीलिए हैं, जनता का कार्य हो, जनता का कोई कार्य नहीं हो रहा है। क्या दिक्कत आती है उसमें? अरे कोई सुनने वाला नहीं है, दिक्कत किससे बताएं, कोई सुनने वाला नहीं है। कौन नहीं सुन रहा, थोड़ा बताइए। अधिकारी फाइल है जिससे संबंधित फाइल है, फाइल का डिस्पोजल नहीं हो पा रहा है और काम आगे नहीं बढ़ रहा है, जनता परेशान है। कई बार भाड़ा किराया लगा के कोर्ट में आए, कोई 50 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 20 किलोमीटर से आ रहा है, पैसा लगता है इन्हें। यहाँ आने में पता चला कोर्ट भाई बैठी नहीं है, काम नहीं हो रहा है। इसी तरीके का कोई काम नहीं है। जो भी आप सुनने को मिलता है, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, ये सारी चीजें सिर्फ कागजी है। भ्रष्टाचार 100% बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है। और भाजपा के समय में भ्रष्टाचार खूब बढ़ा, अपने मन का बढ़ा। आपको यहाँ कौन कौन सी समस्याएं नजर आती हैं, किन मुद्दों पे आप वोट देने वाले हैं? वोट तो भाई आदमी को चाहिए खाना, कपड़ा। अगर आदमी नौकरी करेगा, रोजी रोटी करेगा, तभी तो खाना बनाएगा। 5 किलो आटा गवर्नमेंट दे रही, राशन दे रही है, उससे चलेगा। और तेल नून और सब चाहिए, कहाँ से आएगा जब कोई काम ही नहीं है। तो इससे काम नहीं चलेगा। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें रोजी रोटी चाहिए, कहीं रोजी रोटी का कोई मिल फैक्ट्री चल ही नहीं रही है। इलाहाबाद ये हब था, ITI, BPC, TSL और सैकड़ों छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ थे, लोग आते थे, काम करते थे, पैसा मिलता था। अभी तो सब बंद हो गया, अब वो सब बेरोजगार हो गए। हाँ, ये कह रहा है कि जो सबल है वो छीन के लूट ले रहा है, उन्हीं को प्रोत्साहन देगा, जाओ लूटो। 10 साल से लोग रिटायर हो रहे हैं, क्या 10 साल से रिटायर हो रहा है, नई नियुक्ति को नहीं हो रही। 10 साल से लोग रिटायर हो रहे हैं और नई नियुक्ति नहीं हो रही, नई नियुक्ति कोई हो नहीं। एक एक बाबू को 3-3, 4-4 पटल दे दिए हैं, वो इसका काम करे, उसका काम करे। बाबू स्वयं में परेशान है, काम कुछ हो नहीं पाता है। बाबू स्वयं में परेशान है, काम कुछ हो नहीं पाता है और बहाना भी बना। वो काम न करने के लिए आदमी परेशान हो के पैसा मांगते हैं, पैसा दे के अपना काम, बिना पैसे कोई काम हो नहीं रहा है। आप कभी कहीं किसी कोर्ट में किसी आप दे रहे हैं तो 5 किलो अनाज फीम दे रहे हैं, वो गरीब नहीं है, गरीब रोल कर रहे हैं। 1 लाख मोटरसाइकिल से आएंगे, 5 किलो अनाज ले जा रहे हैं। गवर्नमेंट उनकी जांचें नहीं कर रही है, वो काश्तकार हैं, ले रहे हैं। नुकसान तो हो रहा है गरीबों को, गरीब वाकई नहीं पा रहा है, 5 घंटे भर पा रहा है और ले जाकर के बड़े भैंस घास खिला रहे हैं, बेच रहे हैं दुकान पर। ऐसे केस देखे आपने कुछ? हाँ, देखते हैं। मोहल्ले मोहल्ले गाड़ी चलती है, गेहूँ वाला आया, चावल वाला जिसको चावल बेचना है, इस तरीके से लोग वही चावल बेच रहे हैं। ये जो 5 किलो अनाज सरकार की तरफ से मिल रहा है, इसी अनाज को फिर वो लेके यहाँ बेचते हैं। वाले मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, तो गरीब कहाँ से हुए? गरीब लोग नहीं, जिनको जरूरत है वो तो ले नहीं पा रहे, और जिनको जरूरत नहीं वो लेके इसको बेच रहे हैं, एक तरीके का धंधा बना रहे हैं। बिल्कुल बेच रहा है, कर रहे हैं, देख रहे हैं हम। जो सही उससे असली हकदार है उसको नहीं मिल पा रहा है। भाई 1 लाख कोई बुलेट से आ रहा है, अनाज ले जा रहा है, गरीब कहाँ से हुआ बताइए आप? को देते हैं 4 किलो ही रहता है, 4 किलो से 1 ग्राम ज़्यादा नहीं रहता है, उससे कम ही रहता है। उनके जो नापने का वो है 5 किलो कहने के लिए, वो 4 किलो से ज़्यादा नहीं रहता, उसमें भी 1 किलो का। अरे वो मोदी दे रहे हैं 5 साल से 80 करोड़ लोगों को अनाज, कहते गरीब है गरीब है। 5 साल अभी गरीबे बने हुए हैं, धनी कब बनेंगे भाई? 10 साल गवर्नमेंट हो गई, 10वां साल लगा हुआ है, अब धनी उनको हो जाना चाहिए। अनाज नहीं लेना चाहिए, लेकिन ले रहे हैं, उनको लाभ मिल रहा है। गरीबी सब लिख करके लाभ ले रहे हैं। अनाज से अमीरी थोड़ी आती हो, तो एक बस कि गुजारा चल जाए उस तरीके से दिया। गुजारा नहीं चल रहा है, एक तरीके आय है, हर महीने बेच के आय हो गया, 100 रुपये 50 जो भी मिले, बहरहाल एक तरीके की आय हो गई, वो धंधा हो गया उससे। हाँ, खा थोड़ी रहे हैं वो, घटिया किस्म के जो दे रहे हैं खा थोड़ी रहे हैं।
भाई ये तो गवर्नमेंट का फर्ज है चेकिंग करावे, किसके पास खेत है किसके पास नहीं है, जिसके पास खेती नहीं है भूखों मर रहा है उसको दे अनाज, नहीं दे पा रहे हैं। जिनके पास घर में चले जाए कुंटल भरा हुआ है अनाज है, गेहूँ है, चावल, इसके बावजूद 5 किलो रसू ले जा रहे हैं, जानवर के ले जा रहे हैं। चूनी चोकर नहीं खरीदेंगे वही खिलाएंगे। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राजीव मिश्रा। राजीव मिश्रा यहाँ वकील है? मैं वकालत का पेशा करता हूँ जी। तो इस बार किन मुद्दों पे आप वोट डालने वाले हैं जो 25 तारीख को यहाँ चुनाव होने वाले? विकास के मुद्दों पर। विकास के मुद्दों पे आम तौर पर अधिकांशतः लोग परिवर्तन के मुद्दा भी बता रहे हैं, ये स्थिति है। तो आप परिवर्तन के साथ हो या विकास के साथ जो चला आ रहा है? केवल अभी दोनों का पलड़ा देख रहे हैं किसका भारी होगा। फिर भी एक कोई आपको भी पसंद ही होगा, आपकी पर्सनल निकट भविष्य में किनका कार्य अच्छा रहेगा उन्हीं के साथ रहेंगे। अभी तक का जो कार्यकाल रहा उस हिसाब से आपने तय नहीं किया? कार्यकाल सेंटर का था, सेंट्रल में संभवतः ठीक रहा, परिपूर्णता नहीं थी लेकिन ठीक था। तो अभी तक जो भी देश में घटित हुआ है उनमें से आप कौन से ऐसे मुद्दे मानते हैं जिनसे प्रभावित होकर आपको वोट डालना चाहिए? केवल वकालत का मुद्दा जानित है, बाकी राजनीति में कम इंटरेस्ट रहा था, इतना ही समझा, इसलिए मुद्दा की हम लोग मुद्दा नहीं उठा सकते। नहीं, फिर भी आपको कुछ कोई काम पसंद आया हो जो सरकार सत्ता में है उसका, या कोई काम ना पसंद आया हो? हर सरकार का कुछ न कुछ ऐसे व्यक्तित्व और गुण होते हैं जो सबको प्यारा लगता है और अच्छा रहता है। कमियां तो हमेशा रही हैं, रहेंगी और रहती हैं हर पार्टी पे। अब सवाल ये है कि किस पार्टी का कितनी % में अच्छाई है, कितना खराबी है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि एक बीजेपी और कांग्रेस या इंडिया अलायंस मान लीजिए, इनमें कौन से 5 काम आपको अच्छे लगते हैं और कौन से 5 काम खराब लगते हैं? इस समय सारे गवर्नमेंट से विदेशी नीति और विदेशी क्षमता और अधिकार बीजेपी से ज़्यादा किसी ने हासिल नहीं किया। कुछ महत्वाकांक्षा और कुछ ऐसे विशेष कार्य हुए थे, जैसे 370 हुआ, 35 से अभी शायद शिथिल है। कुछ लोगों को सुप्रीम कोर्ट से सजाएं हो गई थी, लेकिन उन्हें अभी इंतज़ार किया जा रहा था, आदेश का अनुपालन नहीं था। इस गवर्नमेंट में उनका अनुपालन हुआ, जिससे कौन से लोग, अब नाम याद नहीं है, इतने समझिए वो तो सर्वविदित है। फिर भी जिनको सजाएं हो गई थी सुप्रीम कोर्ट से और गवर्नमेंट उनको संरक्षण में लिया था, राष्ट्रपति भी उनका निस्तारण कर चुका था, इसके बावजूद भी क्रियान्वयन शिथिल था। कौन लोग? थोड़ा एक का नाम आरोप बता दीजिए, आप तो वकील आपराधिक तरीके से थे। अपराध बता दीजिए, अपराध से क्या पता समझ में ऐसे लोगों को इन्होंने सजा का अनुपालन किया जिससे अन्य लोगों से व्यस्त थे। किसको सजा दी, क्यों सजा दी, वो भी तो बताइए। ये सारी बातें तर्क की बात नहीं है, ये सारे साक्ष्य की बात है। वो सबको पता है किन किन लोगों को सजा होने के बाद जबरदस्ती उनको सजा का अनुपालन और आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा था। ये एक नाम बता दीजिए, नाम याद नहीं है। आप वकील हो, आपको नाम? अरे हाँ, वकील अपने मुद्दे पर रहता है, अपने मुकदमे की तैयारी करता है। समाज की बात हम नेतृत्व नहीं करते, न नेता हैं, लेकिन आपके उसमें काम में पढ़ाई तो करनी पड़ती है आपको, पुराने केस अलग अलग केस तो पढ़ते हैं। ये नजीर अपराधी का कोई नजीर थोड़ी होता है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का कोई इतिहास में सर्वमान्य नहीं होता, केवल दंतिक रहता है। तो ऐसे लोगों के साथ इन्होंने कुछ निष्पक्ष कार्य किए जिससे अन्य से ठीक है। मतलब ये आप ऐसे बता रहे हो कांग्रेस के कार्यकाल में उनकी सजा रोकी गई, अब बीजेपी के कार्यकाल में नहीं कहेंगे, अन्य सरकार की बात है। अन्य में तो ये भी आ गए थे, अटल भी थे। खुल के बताइए। नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी भी तो अन्य में थे, वो देवगौड़ा भी थे, वो चौधरी चरण सिंह भी थे। तो ऐसे सारे लोगों के समीकरण से इनका कुछ व्यक्तित्व और कार्य सराहनीय है, परंतु कुछ बीजेपी का नेतृत्व आपको कुल मिला के सराहनीय लगता है। हाँ, लेकिन कुछ अब जो है अभिमान न हो जाए, बस इसी का हमें संयम रखना है कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, जिससे कि संयम बना रहे। जिस तरीके से इनका क्रियान्वयन हो, विपक्ष मजबूत होने पर ये अपने कार्यशैली में दृढ़ रहें। बस धन्यवाद। इस बार ये भी सुनने को आ रहा है कि जो सत्ता चली आ रही है बीजेपी की, लोग उससे खुश नहीं है, तो उसे बदलने की भरपूर कोशिश हो रही है। हमने आपसे बताया कि कुछ लोगों की मंशा है कि परिवर्तन, जैसा कि उसके पीछे आप क्या कारण? जैसा कि समाज और देश का है, परिवर्तन जब होता है तो किसी मुद्दे पर नहीं होता, ये लहर के अनुसार हो जाता है।
जातीय समीकरण भी नहीं लगता, बल्कि ये सामाजिक समीकरण है कि लोगों का व्यवहार और विचार अपवाद पर शुरू होकर के परिवर्तन हो जाता है। ये ठीक है, ये ठीक है। गुणों की गणना और तुलना नहीं की जाती, बल्कि परिवर्तन हो जाता है लहर के अनुसार, लहर की और कुछ भाग्य शैली से भी, राजयोग की भाग्य शैली से। आप इस बार किन मुद्दों पे वोट देंगे? उनको दे दीजिए, हमारे सीनियर साहब को, हम नहीं बता पाए। नहीं बोलिए ना, क्या दिक्कत है, खुल के बोलिए, कोई ऐसे घबराने वाली बात थोड़ी है। बोलिए बोलिए। वकील हो ना आप भी, क्या नाम है आपका? संजय कुमार यादव नाम है हमारा। आप भी वकालत के पैसे से? जी सर। हाँ, तो फिर बताइए किन मुद्दों पे इस बार वोट देने वाले हैं? अब मुद्दा तो वही है हमारा भी, विकास का। जो विकास करेंगे, चाहे जाति धर्म वोट नहीं देंगे, जो विकास करेंगे हम उन्हीं को देंगे वोट भाई। इस बार जो बीजेपी का कार्यकाल पिछले 2 बार से चला आ रहा है, उससे खुश हैं? कुछ तो सही है भाई, कुछ तो हमें भी गड़बड़ दिख रहा है। जैसे तमाम प्रकार की बातें हैं, कुछ चीज़ें जैसे मान लीजिए, अब जैसे बीजेपी की देख लीजिए तो भाई कुछ काम अच्छा किए हैं, जैसे मान लीजिए सड़कें बनवा रहे हैं, और जैसे सपा में भी कुछ काम भी अच्छा हुए, जैसे 100 नंबर आया था, लोकसभा की बात है। तो सभी वो देखिए अपने स्तर की बात है, सभी अपना अपना काम देख रहे हैं, सभी आते हैं तो कुछ न कुछ देते हैं पब्लिक में। कुछ गलत बात यदि आपसे पूछी जाए इस सरकार की, बीजेपी सरकार की, तो कौन सी लगती है आपको? अब वही जो अब देख रहे हैं, युवा लोग परेशान हैं सब। अब वही हमको दिख रहा है। अब ये तो बोलते हैं क्या कारण से परेशान है? अब वही भाई सबको पढ़ने लिखने में, अब जैसे फीस ही मान लीजिए इतनी महंगी हो जा रही, कापी किताबें महंगी हो जा रही, सब कहाँ हर एक व्यक्ति तो ऐसा है नहीं कि सब किताब कापी खरीद लें। भाई कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा ना। महंगाई यहाँ इतना ज़्यादा बढ़ जा रही है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। क्या नाम है आपका? संगम लाल एडवोकेट। आप भी एडवोकेट हैं पेशे से? जी। तो इस बार किन मुद्दों पे वोट देंगे? देखिए, इस बार चूँकि भाजपा सरकार 10 साल तक जो भी काम किया वो आम जनता के सामने है, और जनता इस बात की हमेशा गणना करती है कि वर्तमान कुर्सी पर बैठे वाला शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, समाज के लिए, देश की मजदूरी, अमीरी, गरीबी के लिए क्या काम किया। वो ऐसा नहीं, जनता इस बात का अध्ययन कर रही है। दूसरी बात, तमाम विद्वानों ने ये भी कहा है कि देखिए हमेशा सत्ता परिवर्तनशील होनी चाहिए। 10 साल की अवधि जो मोदी जी को दिया गया, वो 10 साल में उन्होंने क्या किया, चाहे देश के विकास के बाबत, चाहे वो स्वास्थ्य शिक्षा के बाबत, या फिर ये कहा जाए कि केवल धर्म के मामले में काम किया। केवल सत्ता को बाबत एक धर्म के सिलसिले में नहीं बात करना चाहिए, इसलिए कि जो ये राष्ट्र है वो धर्म के दम पे नहीं चलेगा। तो ऐसी दशा पे हमें यह भी सोचना है, इस बिंदुओं को सोच के वोट देना है कि इन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए क्या काम किया इन्होंने। तो आपको क्या लगता है, काम किया है बीजेपी ने? हमको तो ये लगता है कि बीजेपी ने जो उनको हर क्षेत्र में काम करना चाहिए उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, बल्कि एक काम उस पर ज़्यादा समय इन्होंने दिया, देश में रहे विदेश में कहीं नहीं, कि राम मंदिर निर्माण किया जाए, कराया जाए। तो राम मंदिर तो न्याय तय हो गया था। जब न्याय तय कर दिया गया था तो बनना ही था, कोई इसको रोक ही नहीं रहा था मौके पर, जब नहीं रोक रहा था। और यह भी बात होती है कि जहाँ मंदिर रामलला की स्थित थी वहाँ नहीं बनी, दूसरी जगह बनी। वहीं तमाम हिंदू संगठनों के महात्माओं, संतों ने और मठाधीशों ने ये कहा कि अभी मंदिर पूरी तरह से तैयार नहीं हुई और उसका जो है आप प्राण प्रतिष्ठा करने लगे। ऐसी क्या बात थी, जनता वहाँ पहुँच के मंदिर तोड़ नहीं रही थी। तो आप उसकी अवधि पूरा हो जाते, मंदिर जब कंप्लीट हो जाती तब ऐसा करते। तो तमाम जो धर्मगुरु हैं वो भी इस बात से संतुष्ट थे कि ऐसी कौन आफत आ गई थी जो आप मंदिर निर्माण का प्राण प्रतिष्ठा करने चले गए। वहीं ये कहा जाता है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। आखिर राम को लाने के बाद राम कहीं गए थे क्या? राम तो स्वयं वहाँ मौजूद रहने वाले लोग, हर जगह वो स्वयं सक्षम है, सर्व शक्तिमान हैं और बिना उनके इजाज़त एक भी पत्ता नहीं हिलता। तो जब राम आपको ले आएंगे, अब आपके आने पर राम आएंगे, तो ऐसी दिशा में राम को आप गौड़ बना रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। उनको छोटा नहीं करना चाहिए, बल्कि वो स्वयं सब कुछ कर सकते हैं।
तो राम के नाम से हट के वोट मांगने चाहिए बीजेपी को, काम करना अवश्य राम के नाम से हट मानी चाहिए। और उन सारे के बाद कितनी हमने लोगों को रोजगार दिया, कितना हमने विश्वविद्यालय खोला, कितना तकनीकी विद्यालय, कितना हमने बड़े अस्पताल बनाए, और ताकि पढ़ के बच्चे भविष्य में आगे बढ़ें। नौकरियों को हमको सृजन करने के बजाय नौकरियों कटौती करना, ये सब 10 साल में बड़ा अभाव है। इस बात को जनता समझ रही है। ऐसी हालत में उसका परिणाम रिजल्ट आगे आना है। दूसरी बात है कि यह बात पक्की है कि सत्ता का परिवर्तन देश के और समाज के लिए बहुत ही उचित होता है, उसको करना चाहिए मेरी समझ में। यदि सत्ता परिवर्तन होता है तो आप देश में किस नेता और किस पार्टी को मानते हैं जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाए? देखिए, सवाल इस बात का है, नेताओं में भी जो मौजूद हैं, जैसे मार्केट में कोई चीज़ खरीदने गए तो जो चीज़ें मार्केट में मौजूद है हम उन्हीं तुलना करेंगे, हम कल्पना करें तो वहाँ खड़ा नहीं कर लेंगे। जो नेता इसमें मौजूद हैं, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करते हैं, उन्हीं में हमें किसी को ले आना होगा, उसका भी वर्क देखना होगा, उसका काम देखना होगा, और उसके काम को देखने के बाद हम अगर वो नहीं अच्छा कार्य करता तो उसे भी सत्ता से हटाने का काम करेंगे। किसे समझते हैं अभी फिलहाल जो लोग मौजूद हैं सत्ता में, विपक्ष में? भारत के लोगों के विषय में क्या बताऊं कि भाई, चाहे पुराने नेताओं में ममता है, माया जी हैं, भाई विपक्ष में बात कर रहा हूँ। हाँ, विपक्ष जैसे आपके ये राहुल हैं, और जो भी नेता इस समय कार्य कर रहे हैं, उनमें से पिछले कार्यों की समीक्षा करते हुए उनकी उम्मीद की उनको सत्ता में लाया जाए। ठीक है, धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मनीष कुमार यादव। आप भी एडवोकेट पैसे से? हाँ जैसा। तो इस बार किन मुद्दों पे वोट डालने वाले हैं? मेरा तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, एकदम चरम सीमा पार कर गई है। और सबसे ज़्यादा जो 18 साल से लेके 28 से 30 साल के लड़के हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। तो ये सरकार 10 सालों में नौजवानों के लिए कोई काम किया नहीं। 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात किए थे मोदी जी। इन्होंने पता नहीं किस बेस पे बात कही थी और किया क्या, कोई इनका मतलब ज़मीनी मतलब उतरा ही नहीं ये कार्य। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि युवा ही देश के भविष्य होते हैं। अर्थव्यवस्था हो या किसी भी क्षेत्र में युवा का योगदान रहता है सबसे ज़्यादा। तो जब अगर देश का युवा ही बेकार हो जाएगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, देश का विकास हो ही नहीं सकता। रोजगार बढ़ाना चाहिए कुल मिला। रोजगार, कोई भी सरकार हो उसको रोजगार पे विशेष ध्यान देना चाहिए, और ख़ासतौर अपने युवाओं को जो भी मतलब 18 से 30 साल 35 साल के रहते हैं, उन पे विशेष ध्यान देना चाहिए। और यही सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरा सवाल मेरा कि अग्निवीर जैसी योजना जो युवाओं को आने वाले समय में या अभी भी पूरी तरह से बेकार कर रही है, क्योंकि वो 4 साल बाद जब वो रिटायरमेंट हो जाएंगे तो पहली बात उनको ट्रेनिंग मिल जाएगी वेपन चलाने का। वो जब आएंगे रिटायर होने के बाद उनके पास कोई काम नहीं रहेगा, तो आपराधिक जो मामले हैं उसमें कई गुना उछाल हो गया। आप क्या कह रहे हैं, मतलब वो वहाँ से ट्रेनिंग लेके आएंगे तो जब करने को कुछ काम नहीं होगा तो आपस में गोलीबारी करेंगे? जाहिर सी बात है, क्योंकि युवा के पास इतना सोचने का क्षमता नहीं होता क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा। और ऐसे भी मतलब जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, जो बिना ट्रेनिंग के लड़के बमबाजी कर रहे हैं, आए दिन देखिए कोर्ट कचहरी में हम लोग मुकदमे ऐसे देखते हैं, तो जो ट्रेनिंग लेके आएगा अच्छी खासी मतलब मारपीट के मामले उनकी बात कर रहे हो आप? संतुष्टि युवा आक्रोश, वही हाँ, तो वही चीज़ हम कह रहे हैं। 4 साल अगर ट्रेनिंग लेके आएंगे, जो एक 47 एक 56 जैसे मतलब आधुनिक असलहे से अगर प्रशिक्षण हो के आएंगे, तो उनका मतलब रिटायर होने के बाद वो करेंगे क्या? रिटायर होने के बाद गोली थोड़ी मारेंगे एक दूसरे? ये भाई करते हैं, करेंगे, क्योंकि उनके पास जब कोई काम नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? अगर आप हम करें 30-40 काम तो आने के बाद कर सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि आप अगर 4 साल वहाँ नौकरी करके आते हो तो उसके बाद कुछ और काम कर ही नहीं सकते। आप पहली बात तो जब रोजगार नहीं है तो आप उनको कहाँ रजिस्टर करेंगे? कम से कम कितना बिजनेस करेंगे? मार्केट में बिजनेस खत्म है, बिजनेस करने वाले खत्म है इस वक्त, वो खुद ही परेशान है। एक सेकंड, अब बताइए, माइक पे बताइए। 4 साल की जो योजना हमारे भाई बता रहे हैं, ये तो सशर्त है पहले से अग्निवीर वाली। तो उसमें नई बात उसने क्या किया, उसमें भी 25% जो द बेस्ट हैं
सुपर बेस्ट हैं फिजिकल से लेकर हर कार्य में, उनको सेलेक्ट परमानेंट कर रहे हैं। बाकी वो बता रहे हैं कि भाई चलिए 4 साल में आपने पूंजी इकट्ठा किया, कुछ न कुछ व्यवसाय करिए। ऐसा तो है नहीं कि उसी पहले से है, तो गलत क्या है? ये तो बोल रहे हैं कि आके गोलीबारी करेंगे आप। अरे गोलीबारी कई जने कहें जने आए, अभी तो आए कहाँ हैं? अभी तो स्टार्ट ही है, गोलीबारी ने करी। अभी 2-3 साल हुआ इस योजना को आए। हाँ, अभी तो इसका परिणाम आना बाकी है ना। और ये अभी वो चीज़ भी तो पता नहीं चली है ना, आके गोली चलाएंगे क्या करेंगे, वो भी तो बाद में पता चलेगा। जो देशभक्त है वो गोली नहीं चलाएगा, कुंठित रहेगा, सरकार को सपोर्ट नहीं करेगा, ये दूसरी बात है। गोली कहाँ चलाएगा? देशभक्त कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। वो देशभक्त है, चाहे 4 साल को हो चाहे 1 साल के, चाहे 1 साल बड़े हो चाहे 4 साल में, वो देशभक्त है, गोलीबारी नहीं करे। और बाकी चुनाव की बात है तो चुनाव बहुत बढ़िया है, कांटे की टक्कर है दोनों सीट पे, इलाहाबाद सीट और फूलपुर। जिस हिसाब से कैंडिडेट उतारा गया है और नहीं है कौन क्या जीतेगा, ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब कांटे की टक्कर है, कोई कह नहीं सकता कि किधर पलड़ा जीतेगा। अब ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। जैसे यहाँ इलाहाबाद के लिए तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक तरफा ही है बीजेपी का माहौल है, दूसरी ऐसा नहीं कह रहे हैं, दोनों में संघर्ष है। संघर्ष है, हाँ, भाग्य में जिसको ताज मिलेगा वही ताज पहनेगा। एक तरफा वोट नहीं है दोनों सीटों पर, फूलपुर और इलाहाबाद। संघर्ष है, विधवा संघर्ष है। ठीक है, धन्यवाद। आपके हिसाब से कौन से मुद्दे हैं इस बार जिन मुद्दों पे आप वोट देने वाले हैं? मेरे हिसाब से इस समय का जो मुद्दा है कि जो अराजकता थी, भ्रष्टाचार था, वो इनके 10 साल के शासन काल में वो सब खत्म हुए हैं। इस वजह से यहाँ की जनता हमारे खास तौर से यूपी की जनता ये चाहती है कि इनकी सरकार बनी रहे और इनसे बढ़िया कोई सरकार में आने के बाद कार्य नहीं कर पाएगा। ये योगी और मोदी दोनों ही बिल्कुल निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं और जनता इनसे पूर्णतः खुश है। लेकिन बात यह है, हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं। हाथी क्योंकि वो बलशाली होता है और वो चाहे तो एक पैर रख दे, ख़त्म हो जाए, लेकिन वो नहीं करता है क्योंकि वो उसका काम है जाना, वो जान रहा है कि हमारे पास ताकत है, दम है, लेकिन वो दौड़ाता नहीं किसी को। उसी प्रकार से ये जो विरोधी दल हैं, ये इनको ये कह रहे हैं कि ये चोर हैं, ऐसा है वैसा है, और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इनके सरकार में 10 साल की सरकार में हमारे उत्तर प्रदेश की जनता तो खास तौर से खुश है, और उत्तर प्रदेश के विषय में हमको जानकारी भी है, ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया की जानकारी नहीं है, लेकिन यह है कि हमारे इंडिया के, हमारे भारतवर्ष के लोग बिल्कुल इनसे खुश हैं। आप वोट योगी मोदी के नाम पे देंगे या आपके क्षेत्र का जो कैंडिडेट है उसके नाम पे? नहीं, हम मोदी के नाम से देंगे। मोदी के नाम से? योगी का भी कोई वो नहीं है? नहीं, योगी का है। योगी भाई, योगी तो अपने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। उसके उन्होंने जो भ्रष्टाचार को ख़त्म किया, जो बुलडोजर चलवाए, जितने भ्रष्टाचारी थे वो साले भाग गए, काँप गए। अब तो उनका तो है ही, लेकिन अगर हम देश स्तर पर देख रहे हैं तो नहीं के नाम पर दे रहे हैं। क्षेत्र के कैंडिडेट का कोई अहम योगदान नहीं? क्षेत्र का नहीं। यहाँ से इस बार कौन कौन उम्मीदवार हैं? यहाँ से इस टाइम पर इलाहाबाद में जो है 2 लोकसभा सीटें हैं। एक इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र, एक फूलपुर संसदीय क्षेत्र। तो इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी एक राज्यपाल रहा करते थे, अब वो नहीं हैं, केसीनाथ त्रिपाठी जी। उनके लड़के हैं नीरज त्रिपाठी, जो एडवोकेट हैं और हाई कोर्ट के पूर्व अपर महाधिवक्ता भी थे। उनकी छवि भी अच्छी है, पढ़े लिखे हैं। तो ये हो गए। और फूलपुर से जो है प्रवीण पटेल जी हो गए, वो भी विधायक रह चुके हैं, विधायक हैं भी। तो इस वजह से जो है सबसे बढ़िया कैंडिडेट हैं। दोनों कैंडिडेट हमारे अच्छे हैं, ये जीतेंगे, दोनों जीतेंगे और बम्पर वोट से जीतेंगे। इंडिया गठबंधन से कौन है? इंडिया गठबंधन से कांग्रेस ने, सपा और कांग्रेस के तालमेल से इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से रेवती रमण सिंह, जो पूर्व में सांसद रहा करते थे सपा के, तो उनके लड़के उज्जवल रमण सिंह हैं। उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको जितना उतना नहीं है। मतलब माहौल एक तरफा है यहाँ? एक तरफा माहौल है यहाँ का, बिल्कुल एक तरफा माहौल है। अब फूलपुर से
भी एक तरफा माहौल है। वहाँ पर जो है, यहाँ पर कोई जाति समीकरण की बात नहीं है, यहाँ वर्क देखा जा रहा है कि कौन सरकार बढ़िया वर्क किया है। और अगर सरकार हमारी अच्छी वर्क कर रही है तो जो भी प्रतिनिधि चुन के आएंगे वो भी अच्छे काम करेंगे। इस सरकार में चोर बाजारी लगभग धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। माफिया, गुंडे, भ्रष्टाचारी, ये सब जो है वो दफन हो गए हैं। बहुत बढ़िया काम है इनका, बहुत खुश है इनसे। पब्लिक यहाँ की खुश है हमारी पर्सनल बात नहीं, मैं तो एडवोकेट हूँ, आरपी सिंह मेरा नाम है, लेकिन फिर भी यहाँ की पब्लिक, खासतौर से यूपी की पब्लिक बहुत खुश है योगी और मोदी दोनों से। संतुष्ट हैं, खुश? बिल्कुल बिल्कुल 100%। अब ये है कि विरोधी हर दल में होते हैं। एक छोटा सा परिवार आपका है, मान लीजिए 4 लोगों का, एक उसका बाप होता है, संरक्षण होता है, वो संरक्षक भी अपने छोटे से परिवार को वो संतुष्ट नहीं कर पाता है। तो ये तो पूरा देश, जहाँ पर पूरे देश को संतुष्ट करना है तो हर आदमी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन संतुष्ट की संख्या 70% है और असंतुष्ट जो है मात्र 30% है। जो माफिया टाइप के लोग थे, चोर बाजारी करने वाले थे लोग, वो लोग जो है वो संतुष्ट नहीं है, बाकी सब संतुष्ट है। ठीक है, धन्यवाद।